हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीषा स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज मैं लेके आई हूँ आपका सीटेट का पेपर तो पास में ही आने वाला है, तो इसलिए अब मैं एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ और मैं रोज़ ही एक वीडियो आपके लिए डाला करूँगी। तो इसमें मोटिवेशन एक चैप्टर है, वो पूछा जाता है। तो आज मैं आपके लिए एक चैप्टर लेके आई हूँ, मोटिवेशन, अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा क्या होता है? अभिप्रेरणा का अर्थ है प्रेरित करना। मोटिवेशन होता है, वो ये मोटम शब्द से लिया गया है। तो अभिप्रेरणा होता क्या है? अभिप्रेरणा जो हमें दूसरों से कोई भी चीज़ देख के हम मोटिवेट होते हैं। जैसे एक्टर को देख के कभी कभी एक्टिंग करने का मन होता है, किसी डांसर को देख लिया तो डांस करने का मन होता है। इस तरह से अभिप्रेरणा जो होता है वो हम प्रेरित होते हैं किसी को देख के। जैसे गांधी जी को देख के हम अहिंसा के पथ पे चलना, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग मोटिवेट होते हैं। मोटिवेट का कार्य क्या होता है? मोटिवेशन का अभिप्रेरणा किसी कार्य को अच्छे स्तर तक पहुंचा सकती है, ठीक है। अभिप्रेरणा किसी लक्ष्य तक आसानी से पहुंचा देती है, यह कार्य की गति को बढ़ा देती है, ठीक है। और जो भी हम अगर जब मोटिवेट होंगे अंदर से, तो हम उस कार्य को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो मोटिवेशन में यही होता है कि किसी भी, एक तो प्रेरित करना होता है, दूसरा किसी कार्य को बहुत अच्छे स्तर पर हमें सिखा देती है। उसके बाद आता है अभिप्रेरणा के प्रकार। अभिप्रेरणा के दो प्रकार होते हैं, एक आंतरिक अभिप्रेरणा और दूसरा होता है बाह्य अभिप्रेरणा। तो पहला पढ़ते हैं आंतरिक अभिप्रेरणा। आंतरिक अभिप्रेरणा को ही सकारात्मक अभिप्रेरणा या मूलभूत अभिप्रेरणा भी कहते हैं, ठीक है। अब ये सकारात्मक अभिप्रेरणा क्या होती है? इस प्रकार की अभिप्रेरणा में व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए स्वतः प्रेरित होता है। मतलब अगर जो आंतरिक अभिप्रेरणा होती है, इसके लिए हमें किसी से कोई भी मोटिवेट नहीं होना पड़ता है। जैसे भूख, प्यास, नींद। भूख ऐसी चीज़ है कि हमको अगर भूख लगती है तो हम भोजन की ओर भागते हैं, ना कि हम किसी को देख के मोटिवेट कि नहीं अब हमको सोना है, वो सो रहा है तो हम भी सो रहा है। पर ऐसा नहीं होता है। जब भी भूख लगती है तो हमें अपने स्वतः ही लगती है, प्यास भी हमें स्वतः लगती है और नींद भी हमें स्वतः ही आती है। उसके बाद आता है बाह्य अभिप्रेरणा या नकारात्मक अभिप्रेरणा। अब बाह्य अभिप्रेरणा क्या होती है? जो हमें बाहर से किसी को देख के हमें जो अभिप्रेरणा आती है। तो इस प्रकार की अभिप्रेरणा में व्यक्ति बाहरी कारकों से अभिप्रेरित होता है या किसी उद्दीपक से अभिप्रेरित होता है। जैसे डर एवं निंदा, ये नकारात्मक हो गए। पुरस्कार एवं प्रशंसा सकारात्मक होते हैं। नकारात्मक अभिप्रेरणा क्या होता है? जैसे कोई बच्चा है विद्यालय में, तो अगर हम उसने अच्छा काम किया तो हम वेरी गुड बोल देते हैं या गुड बोल देते हैं या चॉकलेट वगैरह देते हैं। तो क्या हो जाता है, उसे एक मोटिवेशन मिल जाता है। तो वो उसको, तो जब हमने चॉकलेट दी या गुड बोला या वेरी गुड बोला, तो ये क्या हुआ, उसके लिए एक सकारात्मक अभिप्रेरणा हो जाती है। तो वो अगली बार से और अच्छे से मतलब वो कार्य करेगा। और वहीं अगर हम कोई बच्चा अगर गंदा काम करता है तो हम उसको अगर डांट देते हैं, तो डांटने पे क्या होता है, एक उसके ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो नकारात्मक में तो वो सहम जाता है। तो हमें डरा के धमका के बच्चों से काम नहीं कराना चाहिए। बच्चों से जितना अच्छे से अच्छा अगर काम कराना है तो हमें उनसे प्यार से, पुचकार के या हंसी मजाक से या उसको मोटिवेट करके, इस तरह से हमें बच्चों से काम करवाना है, चॉकलेट वगैरह देने करके। उसके बाद में आता है बाल केंद्रित शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा क्या होती है? बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ है बच्चों के अनुभवों एवं उनके स्वरों और उनकी सक्रिय सहभागिता को प्राथमिकता देना। अब ये क्या बोला जाता है कि अनुभवों एवं स्वरों और उनकी सक्रिय भागिता, मतलब उनके अनुभवों। बच्चा जो होता है, सब लोग कहते हैं कि बच्चे के अंदर अपने अनुभव नहीं होते, जबकि बच्चा विद्यालय जब आता है तो वो बहुत सारे अनुभव ग्रहण करके आता है। कभी घर से, परिवार से, मोहल्ले से, अपने कुछ आस पड़ोस के लोगों से, वो बहुत सारे अनुभव लेके आता है। तो हमें जो भी कुछ बच्चे, जैसे उनमें जिज्ञासा होती है बच्चों में, तो हमें उनके जो उसके अंदर क्यूरियोसिटी होती है उसको कभी बंद नहीं करना चाहिए। हमें भले ही हम उनके उस टाइम जवाब कुछ अलग दें, लेकिन हमें उनको कुछ ना कुछ बताना चाहिए। जैसे वो कुछ पूछते हैं तो हमें उनका कुछ ना कुछ उस प्रश्न का हमें आंसर देना ही देना है।
तो बाल केंद्रित शिक्षा क्या होती है? बाल केंद्रित शिक्षा में अनुशासन की प्रक्रिया लचीली होती है। जो अनुशासन होता है वो बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है, कोई कठोर अनुशासन नहीं रखा जाता है। इसमें पाठ्यक्रम उभरती सामाजिक ज़रूरतों के अनुरूप रखा गया है। अब ये पाठ्यक्रम उभरती सामाजिक ज़रूरतें क्या हो गई? अब जैसे उभरती सामाजिक ज़रूरतों का मतलब होता है कि बच्चों को हमें इस हिसाब से शिक्षा देनी चाहिए। जैसे अगर बच्चा कोई जोड़ घटाना भाग सीख रहा है तो हमें उसके मतलब अब जैसे कोई बच्चा मार्केट जाता है तो मार्केट से फल है, सब्जी है या कुछ भी ख़रीदता है तो उसे मतलब बेसिक नॉर्मल सा जोड़ घटाना आना चाहिए कि अगर उसने 10 रुपए की सब्जी ली तो और 20 का नोट दिया तो उसे कितने रुपए वापस मिलेंगे। अगर 2 किलो जैसे 8 रुपए की और सब्जी ले ली या 4 रुपए की और सब्जी ले ली तो हमें उसे कितने रुपए देने होंगे। तो ये सामाजिक ज़रूरतों के अनुरूप। और आज की क्या सामाजिक ज़रूरत, जैसे अब इस टाइम डिजिटल बोर्ड का ज़माना है, टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, तो हमें उस हिसाब से ही बच्चों को ट्रेन करना चाहिए। उनको उसी हिसाब से, उनकी ज़रूरतों के हिसाब से, जो भी हमारी जैसे अब टेक्नोलॉजी का ज़माना है तो टेक्नोलॉजी के ज़माने में हमें बच्चों को भी उसी तरह से ट्रेन करना चाहिए जिससे आगे बच्चे बढ़ सकें। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा चैप्टर आता है व्यक्तित्व। व्यक्तित्व क्या होता है? व्यक्तित्व वंशानुक्रम और वातावरण से मिलकर बनता है। उसके बाद में सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला कारक वातावरण है। आँखों का रंग, बालों का रंग आदि वंशानुक्रम कारक के अंतर्गत आते हैं। अब ये व्यक्तित्व क्या होता है? व्यक्तित्व जो होता है वंशानुक्रम और वातावरण से मिलकर होता है। हम व्यक्तित्व का मतलब पर्सनैलिटी, हम किस हिसाब से कैसे हैं, ठीक है, हमारा व्यक्तित्व कैसा है। कुछ लोग कहते हैं बहुत ही शांत स्वभाव का है, या कुछ लोग कहते हैं कि उसका तो बहुत रूढ़ी स्वभाव का है। तो ये क्या होता है, कुछ हमारा व्यक्तित्व हमारा कुछ हमारा जेनेटिक्स भी होता है, कुछ जैसे हम वातावरण में रहते हैं तो वैसा ही हमारा व्यक्तित्व भी हो जाता है। आइए आगे बात करते हैं व्यक्तित्व के प्रकार। ठीक है, व्यक्तित्व के प्रकार। व्यक्तित्व कितने प्रकार के होते हैं? युंग और जुंग के अनुसार व्यक्तित्व 3 प्रकार के होते हैं, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। अंतर्मुखी क्या होता है? जो अपने में ही खोए रहते हैं। आपने देखा होगा कुछ बच्चे सिर्फ अपने से ही मतलब रखते हैं, वो दूसरों से मतलब नहीं रखते कि कोई कैसा है कैसा नहीं है, उन्हें कोई मतलब नहीं रहता। वो खुद में ही शांत रहते हैं, मतलब अकेले रहना पसंद करते हैं, किसी के साथ शेयरिंग नहीं करते हैं, वो केवल अपने में ही खोए रहते हैं। बहिर्मुखी व्यक्ति क्या होते हैं? जो दूसरों के साथ घुल मिल कर रहते हैं, उनके साथ में लंच शेयर करते हैं, उनके साथ खेलते हैं, अपने को जो उनके मन में आता है वो करते हैं, सबसे बात करते हैं। ठीक है, ये बहिर्मुखी होते हैं। उभयमुखी क्या होते हैं? ये दोनों प्रकार के होते हैं। जैसे उभयमुखी में क्या होता है, ये परिस्थिति के अनुसार में बात करते हैं कि जब अगर हंसी मजाक का माहौल है तो हंसी मजाक करेंगे, अगर कोई गंभीर माहौल है तो शांत रहेंगे। तो ये उस तरह के व्यक्ति होते हैं। इसी को मैंने आगे लिख के बताया। उसी के आगे सिगमंड फ्राइड के अनुसार, जैसे व्यक्तित्व के युंग और जुंग ने 3 प्रकार बताए हैं, वैसे ही सिगमंड फ्राइड ने भी व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए हैं, इदम, अहम और परायम। इदम को इड, ईगो, सुपर ईगो। इड क्या होता है? ये अपने मन में की करते हैं। ईगो क्या होता है? ये शिक्षा और सामाजिक होकर कार्य करते हैं। और सुपर ईगो क्या होता है? वास्तविकता पर जोर न देकर आध्यात्मिकता पर जोर देते हैं। जैसे एक बच्चा है, उसने एक चॉकलेट देखी तो उसका मन में आया कि उसने पड़ी हुई मिली तो उसके मन में आया कि मैं ये चॉकलेट चुरा लूँ। ठीक है, तो इट क्या हुआ? वो अपने मन की करेगा, उसने उठाई चॉकलेट और खा ली। वहीं जिसमें ईगो होगा वो क्या करेगा? सामाजिक, तो वो ये सोचेगा कि नहीं, मुझे ये चॉकलेट नहीं उठानी है, मुझे ये मैम को दे देनी है क्योंकि ये मुझे पड़ी हुई मिली है। ठीक है, और उसी में सुपर ईगो वाला क्या बच्चा होगा तो उसमें वो ये कहेगा कि अरे ठीक है, वास्तविकता कहेगा कि अरे ठीक है, मैं नहीं ये उठाऊंगा क्योंकि भगवान ऊपर देख रहा है, अगर मैं किसी की चॉकलेट लूँगा तो कोई मेरी भी चॉकलेट उठा के खा लेगा। तो इसलिए वो आध्यात्मिकता पर जोर देता है। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है सृजनात्मकता। अब ये चैप्टर मैं आपके लिए कल कराऊंगी। तो आज के लिए अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो तो
आई होप कि आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, और कल मैं आपको सृजनात्मकता के लक्षण और व्यक्तित्व भिन्नता के बारे में मैं कुछ बताऊंगी, मतलब कई सारी चीज़ें बताऊंगी, और मैं कोशिश करूंगी कि एक दिन में कम समय में आपको ज़्यादा समझ में भी आए, और थोड़े छोटे छोटे पॉइंट लेकर के केवल एक रिवीजन की तरह हम ये पूरा CDP का कोर्स कंप्लीट भी कर लें। पेडागोजी का जितना भी होता है वो मैं कंप्लीट करा दूंगी आपको मिनिमम 15 दिन के अंदर, 15 दिन या 10 दिन के अंदर मैं आपको ये पूरा कंप्लीट हिंदी EVS मैथ और इसकी CDP मैं आपको कंप्लीट करा दूंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल। बाय बाय, थैंक यू।